हेलो एंड वेलकम टू द इग्नोफेयर। मैं केएस मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल इग्नोफेयर पर स्वागत करता हूं। जी, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए। मानव जीवन पर नाइट्रोजन प्रदूषण के प्रभाव पर चर्चा कीजिए। नाइट्रोजन प्रदूषण को कम करने में नैनो यूरिया की क्या भूमिका है। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ नाइट्रोजन पोल्यूशन ऑन ह्यूमन लाइफ। व्हाट इज द रोल ऑफ नैनो यूरिया इन रिड्यूसिंग नाइट्रोजन पोल्यूशन। इस सवाल को ध्यान से देखिए, जीएस3 से संबंधित है आपका। और इस पे आज हम बात करेंगे कि आखिरकार एक एडिटोरियल जो नाइट्रोजन पोल्यूशन से संबंधित निकला हुआ है उसको हम समझेंगे कि अगर इस तरह से कोई सवाल आपसे नाइट्रोजन पोल्यूशन से संबंधित आ जाता है या सपोज दैट पोल्यूशन से संबंधित भी ऐसा कोई सवाल आपके सामने आता है तो आप उसको बहुत अच्छे से कर सकें। ठीक है, क्योंकि जब पोल्यूशन से एक जनरल पोल्यूशन से संबंधित आपके सामने कोई सवाल आता है तो उसमें भी हम नाइट्रोजन पोल्यूशन से संबंधित चीजों का उल्लेख कर सकते हैं। ठीक तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है सबसे बड़ा भाग नाइट्रोजन का होता है। लगभग में 78% के आसपास नाइट्रोजन हमारे वातावरण में पाया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, लेकिन इसकी अधिकता भी हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा फर्क डालती है। ठीक है, तो उस प्रभाव को हम आज बहुत अच्छे से समझेंगे कि नाइट्रोजन का जो अत्यधिक स्तर है वो क्या होता है। वो हमारा जो इकोसिस्टम होता है, ठीक है, तो इकोसिस्टम के साथ साथ हमारी जो ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन हेल्थ है, इसके अलावा हमारी इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचाता है। अगर मैं बात करता हूं आपके सामने तो 1940 से लेके 1950 के दशक में देखा जाए तो हरित क्रांति की शुरुआत होती है दुनिया में। देखो, हम जब बात कर रहे होते हैं इस तरह की चीजें तो आप ये मत समझिए हाँ भारत में कहा 1940 से इसके बीच शुरू हुई थी। मैं बात कर रहा हूं जब एक ग्लोबली बात की जा रही है, नाइट्रोजन पोल्यूशन की बात की जा रही है, तो 1940 से 1950 के बीच में। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत कहां हुई, इसका कमेंट में आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, उस समय क्या किया गया, देखो आप जानते हैं कि उसमें पैदावार बढ़ाने के लिए नाइट्रोजनी उर्वरक पे बहुत फोकस किया गया, इरिगेशन पे फोकस किया गया। तो नाइट्रोजन उर्वरक का अत्यधिक उपयोग करने से हम तब उस समय की सिचुएशन ऐसी थी कि खाद्य उत्पादन तो बढ़ा लेकिन पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। लेकिन हम लोग उससे अनभिज्ञ थे, हम लोग इस चीज को जानते भी नहीं थे कि आखिरकार नाइट्रोजन हमारे लिए प्रदूषण का कारण बन सकता है। जब तक इस चीज की समझ हमारे बीच विकसित हुई तब तक जो है नाइट्रोजन पोल्यूशन काफी हद तक बढ़ चुका था। आज अगर आप बात करें तो चाहे खेतों में आप ले लीजिए, ठीक है, आप खेतों में ले लीजिए, ठीक है, जैसे फसल की जो किस्में हैं उसमें जो उर्वरकों का उपयोग किया जाता है उससे देखा जाए तो उससे क्या हुआ, पर्यावरणीय अनपेक्षित ऐसे परिणाम हुए जिसमें नाइट्रोजन प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ गया। ये क्या करता है, हमारी मिट्टी की जो अवशोषण क्षमता होती है, जो पानी को ऑब्जर्व करने की पावर होती है, उसको भी ये कम कर देता है। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि अगर देखिए पहले की अपेक्षा जो लोग भी खासकर रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं वो इस चीज को समझते होंगे कि पहले की अपेक्षा अभी अगर मैं बात करूं तो मिट्टी की उर्वरता बहुत कम हो गई है। उसका कारण अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारा नाइट्रोजन है। क्योंकि देखो, नाइट्रोजन आवश्यक भी है लेकिन आवश्यक जिस लिमिट में है उस लिमिट से ज्यादा जब नाइट्रोजन आपको मिलता है तो क्या करता है, वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है, या मतलब मिट्टी जो उसको जबरदस्ती एब्जॉर्ब करती है। ऐसे में मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम होती जा रही है, कम होती जाती है। और साथ में जो हमारे बेसिकली नेचुरल न्यूट्रिएंट्स साइकिल्स होती है उसमें भी जो पोषक चक्र होता है उसमें भी व्यवधान पैदा होता है, और जिससे क्या होता है कि हमारी ह्यूमन लाइफ पे, ह्यूमन हेल्थ पर बहुत ही ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, साथ ही ये यूट्रोफिकेशन को बढ़ाता है। मतलब जो हमारे वाटर बॉडीज होती हैं, वाटर बॉडीज में जो अत्यधिक पोषक तत्व हो जाते हैं जिनकी वजह से अंदर की सारी ऑक्सीजन को वो पोषक तत्व खींच लेते हैं। नतीजा क्या होता है, पोषक तत्वों की जो वृद्धि होती है उसी को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो है उसमें खासकर हमारी जलीय बॉडी जो होती है उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे वहां का जो जलीय पारितंत्र होता है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। वहां के जो जलीय जीव होते हैं उनको खतरा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इस तरह से अगर देखें तो जलीय सिस्टम में भी एक कम ऑक्सीजन वाला स्तर यानी मृत क्षेत्र निर्मित हो जाता है। साथ ही हमारा जो मिट्टी का क्षरण होता है, मिट्टी के क्षरण को भी ये बढ़ावा देता है, वायु प्रदूषण को भी ये बढ़ावा देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जैसे देखा जाए तो जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये एक क्या है, नाइट्रोजन से ही जाहिर सी बात है नाइट्रोजन का एक और अवयव है। तो ये एक शक्तिशाली पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है जो हमारे क्लाइमेट चेंज में निगेटिव इंपैक्ट डालती है।
ठीक है, इससे क्या होता है, जो जैसे नाइट्रोजन के कुछ ऐसे अवयव हैं जैसे नाइट्रोमाइसिन है या इस तरह के उत्पाद हैं इससे, तो इससे कैंसर का खतरा रहता है। साथ ही जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, जो नर्वस सिस्टम है, उस पे भी ये क्या करता है, ये निगेटिव इंपैक्ट डालता है। साथ ही जब हमारे वाटर बॉडीज में ऑक्सीजन मतलब जल प्रदूषित हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो हमें उसका उपचार करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है और लोगों के स्वास्थ्य पर असर डालता है, तो वो हमारे स्वास्थ्य सेवाओं में होने वाला जो खर्च है उस खर्च को बढ़ाता है। ठीक है, तो अब इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि जैसे अगर मैं बात करता हूं 20वीं सेंचुरी, तो 20वीं सेंचुरी तक पर्यावरण का जो नाइट्रोजन का प्रभाव पड़ रहा था, उस प्रभाव को अच्छी तरह से समझा ही नहीं जा पाया था। हम लोग समझ ही नहीं पाए थे कि आखिरकार नाइट्रोजन का जो प्रभाव है वो किस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर पे पड़ रहा है, किस तरह से निगेटिव रूप से पड़ रहा है। और हमारा ध्यान सिर्फ था कि हमको एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। ठीक है, यही कारण था कि जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन था, उस ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमने उर्वरकों का, खासकर नाइट्रोजनी उर्वरकों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया और पर्यावरण पर पड़ने वाले उसके प्रभावों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। ठीक है, तो ऑब्वियसली पैदावार बढ़ी, नो डाउट पैदावार बढ़ी, लेकिन क्या हुआ कि हम नाइट्रोजन प्रदूषण भी बढ़ा और जिससे क्या धीरे धीरे लोगों के स्वास्थ्य पर भी बहुत ज्यादा जो है क्या कहते हैं असर पड़ने लगा। तब इससे संबंधित जो शिक्षा थी, जो नॉलेज थी, वो लोगों की बहुत ज्यादा सीमित थी। ठीक है, तो अब आर्थिक विकास के साथ साथ हमने अगर पर्यावरण पर ध्यान नहीं दिया, देखो हमने हमेशा आपको पढ़ाया है, मैंने हमेशा आपको पढ़ाया है कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण पर को हम कभी भी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से अलग नहीं कर सकते। हम इकोनॉमी से भी अलग पर्यावरण को नहीं कर सकते। रीजन इसीलिए पर्यावरण को अगर देखा जाए तो इन्वायरमेंट को भी इकोनॉमिक्स के साथ साथ जीएस3 में रखा गया है, क्योंकि जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं तो उसमें हमारे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, निसंदेह पड़ता है। हम किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी करें और उस प्रभाव को, इसीलिए मैंने आपको बहुत सारी, जैसे ग्रीन जीडीपी भी मैंने पढ़ाई है आपको क्लास में, बहुत सारी चीजें इस तरह की मैंने आपको पढ़ाई है। ठीक है, तो धीरे धीरे जब क्या हुआ कि वैज्ञानिक समझ विकसित हुई इसको लेकर, तो एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग बनाने की बात की जाने लगी। यहां तक कि अगर मैं बात करता हूं अमेरिका की, तो अमेरिका ने भी एक राष्ट्रीय पोषक तत्व प्रबंधन नीति अपना रखी है। ठीक है, नेशनल जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन मैनेजमेंट पॉलिसी उनके लिए अपना रखी है। साथ ही जो बेसिकली जो राज्यों में जल मार्ग हैं, जो वाटर बॉडीज हैं, उनमें प्रदूषण को कम करने के लिए भी उसने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। यूरोपीय संघ द्वारा भी एक योजना नाइट्रोजन न्यूनीकरण जो है प्रोग्राम चलाया गया है, जिससे कि यहाँ जो है राज्यों में नाइट्रोजन को कम करने की दिशा में प्रभाव जो है प्रयास किए जा सके। भारत सरकार की भी अगर मैं बात करूं तो जो उर्वरक प्रबंधन अधिनियम है उसमें भी संशोधन करके और इसके बाद उर्वरक के कुशल प्रयोग को और साथ ही सतत प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा भी प्रयास किए गए हैं। जैसे इसी में से एक प्रयास क्या है भारत सरकार का, देखो अगर हम इंडस्ट्रियल जो हमारा प्रोसेस है उसमें हम सुधार नहीं करेंगे, अगर हम जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है उसको बहुत अच्छे से नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है हम इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें एक मल्टी प्रोंग्ड जो है व्यू की आवश्यकता है। ठीक है, तो हमें जब तक मल्टी अप्रोच हमारे पास उसके लिए नहीं होगा, अगर हमारा जो बहुआयामी दृष्टिकोण नहीं होगा, तो हम जो है उससे निपट नहीं पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि व्यक्ति, इंडिविजुअल, अगर मैं बात करूं तो इंडिविजुअल, ग्रुप और गवर्नमेंट, ये सभी जो सोशल ग्रुप्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सरकार हैं, सभी मिलकर साथ में काम करें, तभी ये इससे निजात पाया जा सकता है। ठीक है, अब इसका एक विकल्प सरकार ने नैनो यूरिया अपनाया। ठीक है, देखो नैनो यूरिया एक छोटी सी बोतल में बंद होती है और वो एक लिक्विड नाइट्रोजन होती है। उसमें एक खास बात होती है कि जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं, तो जब पौधों को या अपने खेत में जो फसल लगी हुई, जब फसल को आवश्यकता होगी, उस आवश्यकता अनुसार ही वो नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, ऐसा उसमें खासियत है। ठीक है, मतलब यूरिया में लगभग में अगर बात करें कि जो यूरिया होती है, यूरिया में लगभग 46% नाइट्रोजन होता है जो यूरिया खेतों में डाली जाती है। तो उसका एक विकल्प नैनो यूरिया है जो नैनो टेक्निक पर आधारित है, फसल को अत्यधिक जो कुशलता से वो नाइट्रोजन प्रदान करती है। ठीक है, तो ऐसे में नाइट्रोजन पोल्यूशन को कम किया जा सकता है, क्योंकि नैनो यूरिया के जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो केवल तभी नाइट्रोजन छोड़ते हैं जब पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप समझिए इसमें भी टेक्नोलॉजी, उनको जब नाइट्रोजन की आवश्यकता है तब नाइट्रोजन छोड़ेंगे। ऐसे में जो एक्सेस नाइट्रोजन है, वो एक्सेस नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में जो है ना मिल पाएगी और ना मिट्टी को प्रदूषित करेगी।
तो ऐसे में जो है नैनो यूरिया एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन नैनो यूरिया अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस पे भी लगातार क्या करना है, लगातार जो है इस पे डेवलपमेंट होने चाहिए, इस पे रिसर्च होनी चाहिए, इसकी इम्पैक्ट पे रिसर्च होनी चाहिए, इसका खासकर इस्तेमाल का एक पूरी तरह से एक प्रक्रिया जो है के तहत ही जो है इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे कि हाँ ये फिर वही विकल्प के रूप में जिसके लिए हम लोगों ने इस्तेमाल किया है उसी तरह से ये भी हमारे नाइट्रोजन पोल्यूशन को बढ़ावा ना देने। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। नैनो यूरिया की सुरक्षित उपयोग और पर्यावरण के प्रभाव के पर दिशा निर्देश और मानक स्थापित करने चाहिए और इसके बाद ही उसको इस्तेमाल करना चाहिए। कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं नैनो यूरिया की, तो नैनो यूरिया में नाइट्रोजन प्रदूषण को कम करने के लिए मूल्यवान उपकरण होने की क्षमता है, लेकिन इसका प्रभाव जो है उस पर हमेशा डेवलपमेंट होना चाहिए, जिम्मेदारी से होना चाहिए, साथ ही इसमें जो है एक मैनेजमेंट अच्छा रहना चाहिए, जिससे मतलब इस तरह की चीजें इसमें ना आए, और सतत कृषि को हमें बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही हम क्रॉपिंग पैटर्न को भी मॉनिटर करें कि क्रॉपिंग पैटर्न जो हमारा है वो किस तरह से है, उस पे जो है बेसिकली हम पर्यावरण के अनुकूल उस क्रॉपिंग पैटर्न को अपना पा रहे हैं कि नहीं अपना पा रहे हैं। ठीक है, आप जान रहे हैं सरकार और भी इस तरह की के काम कर रही है, जैसे वाहन उत्सर्जन से जो होती है उसके लिए आप इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक व्हीकल को देखो गवर्नमेंट बढ़ा रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा दे रही है, जिससे कि कहीं ना कहीं जो है हम नाइट्रोजन से निपट सकें। साथ ही देखो जो हमारा वेस्ट होता है, वेस्ट से भी नाइट्रोजन निर्मुक्त होती है, तो हमें वेस्ट मैनेजमेंट का भी अच्छे से जो है उपचार करना चाहिए, तभी ये चीज पॉसिबल है, ये संभव है। ठीक है, इसके हिसाब से आप देखिएगा, एक बार लिखने की कोशिश कीजिएगा। आप जब इस सवाल को लिखकर दिखाएंगे तो मैं चेक जरूर करूंगा। ठीक है, आप टेलीग्राम पे भेजें, आप इसी कमेंट में लिख दें, या मतलब जो है आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजें या ग्रुप में भेजें, कहीं भी भेजें, मैं जरूर उस पर डिस्कस करूंगा। मानव जीवन पर नाइट्रोजन प्रदूषण के प्रभाव पर आपको चर्चा करनी है। नाइट्रोजन प्रदूषण कम करने में नैनो यूरिया कैसे भूमिका निभा सकता है, इस पे भी आपको बात करनी है। ठीक है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।